हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया, जो अपडेट जयपुर से। और आज हम लोग पढ़ेंगे सॉइल साइंस, क्लास 12 एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय मृदा निर्माण। इंग्लिश में भी साथ साथ मैं इंग्लिश में बोलता रहूंगा, सॉइल मिनरल्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड सॉइल फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉइल जो वर्ड भाषा के सोलम से आया है, तो सॉइल आई है लैटिन के सोलम से, मतलब इसका फ्लोर होता है। वो सॉइल आई लैटिन के सोलम से आई है और इसका मतलब होता है फ्लोर या फर्श। एक नंबर का क्वेश्चन बेटा, एक नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉइल वर्ड किस लैंग्वेज से आया? ग्रीक लैंग्वेज से, लैटिन भाषा से आया, लैटिन लैंग्वेज से आया और इसका मीन है फ्लोर या फर्श। देखिए अर्थ हमारी बहुत बड़ी होती है। अर्थ को अगर देखें ना, अर्थ का अर्थ क्रस्ट देखें, इसका एक बार नेट भी चला नहीं, अर्थ क्रस्ट देखें, अर्थ क्रस्ट तो वो अर्थ तो बहुत बड़ी होती है। नेट नहीं चल, चलिए कोई नहीं। आप जैसे धरती में घुसना शुरू करेंगे तो धरती तो बहुत गहराई तक है भाई, अर्थ तो बहुत गहरी है, लेकिन सॉइल केवल अर्थ का ऊपर का लेयर होता है। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ऊपर की लेयर होती है। इसके बाद 3 डायमेंशनल होती है। सॉइल या मृदा कहते हैं जिसकी 3 विमाएं होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई, लेंथ विड्थ डेप्थ, लेंथ विड्थ तीनों होती है। सॉइल वो है जो प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट करती है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व देती है और प्लांट्स के लिए वाटर वगैरह सारी चीज अवेलेबल कराती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह अवेलेबल कराती है। आई थिंक मैं अपनी बात कहने में कामयाब हो रहा हूं। सॉइल लैटिन भाषा के सोलम से आया है जिसका मीन होता है फ्लोर या फर्श। सॉइल जो होती है केवल अर्थ का ऊपर का लेयर होता है। आप इस मिट्टी को खोद के थोड़ा नीचे जाएंगे ना जमीन में, तो नीचे वाली सॉइल नहीं है। 15 सेंटीमीटर के बाद में आती है सब सॉइल, अधो मृदा या उप मृदा से बोलते हैं उसको। फिर और नीचे जाओगे तो फिर तो सॉइल है ही नहीं, फिर तो अर्थ क्रस्ट आ गई। अर्थ क्रस्ट बहुत मोटी होती है और अर्थ क्रस्ट का केवल ऊपर वाला पार्ट ही सॉइल है। सॉइल जो है ना बेटा वो 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। 3 विमाएं होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, गहराई भी होती है। ये प्लांट्स को जो ग्रोथ करना है उसके लिए यांत्रिक आधार, मैकेनिकल सपोर्ट मींस पौधों को अपने ऊपर खड़ा रखती है, जड़ों को फैलने की जगह देती है, पौधा कभी भी हवा से गिरता नहीं है। व्हाट इज मैकेनिकल सपोर्ट? ऊपर रखना, एक जगह रखना, उसको गिरने नहीं देना, तो ये भी देती है और साथ साथ ही न्यूट्रिएंट्स देती है, वाटर भी अवेलेबल कराती। सॉइल जो है बेटे, और चलते फिर ये ऊपर का अनऑर्गेनाइज मिनरल मैटर है। देखो आपको बताऊं, सॉइल या मृदा जो बनती है ना बेटा, वो चट्टानों से बनती है, रॉक्स से बनती है। रॉक इनऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक वही होता है जो प्लांट से एनिमल से मिलता है। रॉक्स प्लांट से एनिमल से नहीं मिलती है, वो नेचुरली फॉर्म्ड है। ठीक है भाई, तो वो इनऑर्गेनिक है। अब रॉक जो होती है ना चट्टान, वो मिनरल से बनती है। चट्टान बने से खनिजासु, खनिज बने से तत्वासु, तत्व बने से अणुआसु, अणु बने परमाणुसु, चट्टान बने से खनिजासु। ओहो हो, चट्टान बने से खनिजासु, खनिज बने से तत्वासु, तत्व बने से अणुआसु, अणु बने परमाणुसु। इंग्लिश में उसको बोलेंगे, रॉक्स बनती है मिनरल से, मिनरल बनते हैं एलिमेंट से, एलिमेंट बनते हैं मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल बनते एटम से, रॉक बनेली मिनरल से, मिनरल बनेला एलिमेंट से, एलिमेंट बनेला मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल बनेला एटम से।
तो आप ये भी कह सकते हो कि सोयल जो है ना बेटा, वो लैंड का या अर्थ का केवल ऊपर वाला अनऑर्गेनाइज्ड मिनरल मैटर है, क्योंकि चट्टान टूटते ही मिनरल बनेंगे। इसका मतलब आपके सोयल में कौन है? मिनरल है, अनऑर्गेनाइज्ड है ना बेटा, असंगठित है। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा प्लांट ग्रोथ के लिए नेचुरल मीडियम भी देती है। आपके पौधे कहां ग्रोथ करेंगे? सर सॉयल में। तो मीडियम नहीं हो गया उसके लिए? टिश्यू कल्चर में जैसे मीडियम में वो बड़े प्लांट और टिश्यू सेल या टिश्यू डालते हैं, पूरा प्लांट ग्रो हो जाता है, तो वहां मीडियम कौन है? न्यूट्रिएंट मीडिया। वहां सोयल नहीं है बेटा, वहां न्यूट्रिएंट मीडिया। लेकिन यहां पर भी तो पौधे ग्रो ही तो कर रहे हैं, तो यहां मीडियम कौन है? सॉयल। अब इसका डेफिनेशन लेते हैं। तो सबसे पहले हम जोफे और मार्बट का डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। जोफे और मार्बट दो साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने क्या कहा? देखो, सॉयल एक नेचुरल है ना बॉडी है। सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक बलों द्वारा प्राकृतिक कारकों पर क्रिया से उत्पन्न होती है। फिर उसके जो है ना अलग अलग होराइजन्स है ना, ओ ए बी, इस तरह से वो होराइजन अलग अलग होराइजन है। होराइजन मतलब होराइजन किसके हिसाब से? मिनरल मैटर के हिसाब से, ऑर्गेनिक मैटर के हिसाब से। तो क्या कह रहा है कि सोयल क्या बेटा? एक नेचुरल बॉडी है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों, नेचुरल मटेरियल पे, रॉक्स पे है ना, प्राकृतिक बलों के प्रभाव से, नेचुरल फोर्सेस के इफेक्ट से डेवलप हुई है। नेचुरल फोर्स, केमिकल वेदरिंग, हाँ बरसात, कोई बात नहीं, बरसात है ना, हवा, पानी का बहाव है ना, केमिकल वेदरिंग, केमिकल रिएक्शंस, इनकी वजह से बनी हुई है। तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के, इंग्लिश में बोलूंगा मैं, प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। इसके अलग अलग गहराई के खनिज और अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर के हिसाब से अलग अलग होराइजन है। इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू होराइजन्स बाय द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर। आप जैसे ओ में जाओ, ओ में तो ऑर्गेनिक मैटर पूरा, ऑर्गेनिक नहीं, O1 में तो लिटर है, O2 के अंदर डफ है, A1 में ह्यूमस है ना। तो इट्स होराइजन कैन बी डिफरेंशिएटेड इन द बाय द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक एनिमल और प्लांट से आता है, इनऑर्गेनिक चट्टानों से, रॉक से, मिनरल वो होते हैं। समझ में आ गया? हर होराइजन अपने नीचे वाले होराइजन से मॉर्फोलॉजिकली अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अलग है ना, स्ट्रक्चर उसके अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, कंपोजिशन उसका अलग है, और बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी अलग है। हर होराइजन अपने नीचे वाले होराइजन से इन कैरेक्टर्स में अलग अलग है। इस डेफिनेशन को अगर आप 3 भागों में बांट के याद करेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगी। कैसे 3 भाग देखना इसमें? एक तो ये सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, एक पॉइंट, इसको ऐसे नंबर डाल के याद करना। वैसे तो मैं अलग से लिखवाता हूं, लेकिन अपने पास 4 चैप्टर का चैलेंज है, इसलिए आप, वैसे तो मैं लिखवाता हूं इनको यूं, भाई 4 पॉइंट याद कर लो, डेफिनेशन बढ़ जाती है, जोड़ दो उनको। पहला है नेचुरल है, दूसरा ये है कि नेचुरल फोर्सेस से नेचुरल मटेरियल पे रिएक्शन से बनती है, इफेक्ट से बनती है। तीसरा क्या है? अलग अलग इनके होराइजन है। होराइजन तो जानते हो क्या बेटा? अगर आप मिट्टी को ऐसे काटोगे ना तो अलग अलग लेयर दिखेगी आपको ऐसे। इनको सेंसर कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में होराइजन कहते हैं। जैसे O A B C R, O A B C R। तो हर होराइजन जो है बेटा अपने दूसरे होराइजन से डिफरेंशिएट कर सकते हो आप, अलग दिखता है, भेद कर सकते हो। किसकी हिसाब से? मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर के हिसाब से, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के हिसाब से। समझ में आया? तो ये तीसरा पार्ट है इसका कि हर होराइजन अपने, ये दूसरा है, नेचुरल फोर्स से नेचुरल मटेरियल पे है ना इफेक्ट से बनी हुई है। और तीसरा ये है कि होराइजन, हर होराइजन से इनमें भी वेरिएशन रखता है, मॉर्फोलॉजिकली अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टी में अलग है, स्ट्रक्चर में अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी में अलग है ना, संगठन और जैविक लक्षणों में अलग अलग है। अब मैं एक साथ डेफिनेशन बोल रहा हूं, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। देखिए पहले हिंदी बोल रहा हूं। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों की क्रिया से निर्मित होती है, बनी होती है, विकसित हुई होती है। एक ही बात है। हर होराइजन या हर सेंसर किसकी वजह से डिफरेंशिएट हो या अलग हो जाता है? एक तो मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर। मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर यानी खनिज पदार्थ और
कार्बनिक अवयवों के हिसाब से आप हर होराइजन को डिफरेंशिएट या अलग अलग कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी में अलग अलग होता है। हर एवरी होराइजन इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स लोअर होराइजन बाई मॉर्फोलॉजिकली, फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टी, ऑर्गेनाइजेशन या कंपोजिशन एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। इंग्लिश में बात करता हूं मैं। सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी विच इज डेवलप्ड बाय द नेचुरल फोर्सेस एक्टेड अपॉन नेचुरल मटेरियल। Every horizon is differentiated by the presence of mineral and organic components या organic matter कह दो। Every horizon also have some difference to its lower horizon in morphology, physical property, structural, chemical property, organization या composition and biological characters। अब इसकी 4 लाइन क्या हुई देखना। पहली लाइन अगर आप लिखना चाहो तो पहली लाइन क्या है? नेचुरल बॉडी। दूसरी लाइन क्या है? प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों से विकसित, डेवलप्ड ड्यू टू नेचुरल फोर्सेज एक्टेड ऑन नेचुरल मटेरियल, राइट। तीसरा, हर होराइजन मिनरल के और ऑर्गेनिक मैटर के हिसाब से अलग अलग है, भेद है उनके अंदर, डिफरेंशिएट है। फिर चौथा पॉइंट क्या हुआ? 4 पॉइंटों में जाती पूरी। चौथा पॉइंट क्या हुआ? हर होराइजन अपने नीचे वाले होराइजन से इन्हीं में अलग अलग होता है। मॉर्फोलॉजी में अलग, फिजिकल प्रॉपर्टी में अलग, स्ट्रक्चर में है अलग, केमिकल प्रॉपर्टीज में अलग, कंपोजिशन में अलग, बायोलॉजिकल कैरेक्टर में अलग, वेरिएशन। समझ में आ गई क्या? या लिख के बताऊं? लिख लो एक बार चारों लाइन, क्योंकि फिर जोड़ो कैसे एग्जाम में बनेगी नहीं आपसे डेफिनेशन, इसलिए 4 पॉइंट लिखो जल्दी। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। हिंदी में बोले तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। नंबर 2, मार्बट जोपे एंड मार्बट की डेफिनेशन है। नंबर 2, प्राकृतिक बलों से या डेवलप्ड बाय नेचुरल फोर्सेस एक्टेड ऑन नेचुरल मटेरियल या नेचुरल सबस्टांस कह लो। हिंदी बोले तो प्राकृतिक बलों के प्राकृतिक पदार्थों प्राकृतिक बलों के प्राकृतिक पदार्थों पर प्रभाव से विकसित हुई है। प्रभाव से विकसित, जिसको जो लेना है ले लेना बेटा। हिंदी वाला हिंदी का ले लेना, इंग्लिश वाला इंग्लिश का ले लेना, जिसको जो चाहिए वो ले लेना। थर्ड क्या है? हर होराइजन डिफरेंशिएट है। होराइजन में भेद है, तो किसके आधार पर भेद है? खनिज व कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति के कारण संयंत्रों में भेद होता है, अलग अलग होते हैं संयंत्रों में भेद। इंग्लिश में बोले तो होराइजन कैन बी डिफरेंशिएटेड। होराइजन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय प्रेजेंस ऑफ horizons can be differentiated by presence of mineral and organic matter या organic component। नंबर 4, इनको चारों को जोड़ते डेफिनेशन बन जाती है, चारों लाइन याद होती है। नंबर 4, हर होराइजन अपने नीचे वाले होराइजन से इन गुणों में अलग अलग होता है ना। प्रत्येक संयंत्र अपने नीचे वाले
संयंत्रों से निम्न गुणों में भिन्न होता है। संयंत्रों से निम्न गुणों में भिन्न होता है। चलिए गुण बोलते हो, देखिए क्या क्या भिन्न आए थे इसमें। एक तो आकारिकी, आकारिकी था ना, भौतिक गुण, भौतिक गुण। तीसरा बनावट, यस, कंपोजिशन। और रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, संगठन, कंपोजिशन। हो गए सारे। जैविक लक्षण, यस, बायोलॉजिकल, जैविक लक्षण, इनमें अलग अलग होता है। इंग्लिश में बोले तो लास्ट वाला लाइन को एवरी होराइजन लिख ले बेटा, इंग्लिश वाले भी लिख देता हूं मैं। एवरी होराइजन, एवरी होराइजन कैन बी डिफरेंशिएटेड टू इट्स लोअर होराइजन, लोअर होराइजन इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज बताना। मॉर्फोलॉजी, डेस लगा के मॉर्फोलॉजी लिख लो कि मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। नंबर 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन, इसको बंद कर बेटा नेट को, कंपोजिशन, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। मुझे लगता है जब ये सारी लाइनें आपसे जुड़ जाएगी ना बेटा, तो डिफाइन कर दोगे जो पे और मार्वर्ड का परिभाषा आ जाएगी इसके। इसको लगता है कि मेरे को याद हो गई। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से उत्पन्न हुई है। हर होराइजन या संयंत्र मिनरल, खनिज और ऑर्गेनिक मैटर के हिसाब से अलग अलग होती है, भेद होता है उनके अंदर। और हर होराइजन अपने नीचे वाले होराइजन से इन प्रॉपर्टीज में अलग अलग होता है, चाहे वो बनावट हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी या फिर स्ट्रक्चर, सब में अलग अलग होता। तो क्या मैं मान लूं भाई आप बना देंगे? डेफिनेशन आ जाएगी। तो इसके बाद में हम चलते हैं सीधा हमारे साइंटिस्ट नंबर नेक्स्ट, बकमन ब्रेडी। बकमन ब्रेडी बहुत बड़े सॉइल साइंटिस्ट हुए। इनका इतना मोटा बुक चलता है, आप जब आगे बढ़ो तो बकमन ब्रेडी की बुक्स आएंगी। बकमैन ब्रेडी या बकमन ब्रेडी बोलते हैं। इन्होंने भी मैचिंग ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा इन्होंने चेंज, वो तो कर ली ना परिभाषा तो यार। चलिए, इन्होंने भी सेम बोला कि भाई साहब वही नेचुरल बॉडी है, सॉइल तो नेचुरल बॉडी, लेकिन इन्होंने कहा ये बनती कैसे कि मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन और वेदरिंग से बढ़ती है। इससे ही बनती है। आपकी मिट्टी किससे बनी हुई है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, चट्टानों के अपक्षय से, खनिज कार्बनिक पदार्थों के अपघटन या विच्छेदन से, इससे तो बनती मिट्टी। आपकी मिट्टी में 45% तो इनऑर्गेनिक मैटर है, वो रॉक से आया हुआ है। 5% ऑर्गेनिक मैटर है, वो प्लांट से, एनिमल से आया हुआ है। वो कहां से आया हुआ है ना? इनके सड़ना बोले तो डिकम्पोजिशन। इनसे किसके रूप में बनती है? प्रोफाइल के रूप में डेवलप होती है। प्रोफाइल जानते हो? वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल, बिल्कुल ही हिंदी में बोले तो मृदा की खड़ी काट, और ज्यादा थोड़ा हिंदी में बोले तो मृदा की ऊर्ध्वाधर काट। जैसे कोई लेके बड़ी सी तलवार और मिट्टी को ऐसे काट दे और फिर उसको ऐसे खिसका दी गढ़, तो अलग अलग लेयर दिखेगी आपको। वो लेयर तो होराइजन से, और पूरे होराइजन को या संयंत्रों को मिला कहा जाता है प्रोफाइल, परिच्छेदिका। क्या कहते हैं? परिच्छेदिका। इसके रूप में डेवलप होती है। किसके रूप में डेवलप होती है? सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी विच इज डेवलप्ड एज ए प्रोफाइल बाय द डिकम्पोजिशन एंड वेदरिंग ऑफ
मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। क्या बोला मैंने? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो खनिज पदार्थ एवं कार्बनिक पदार्थों के अपक्षय व विच्छेदन से प्रोफाइल के रूप में विकसित हुई, प्रोफाइल के रूप में डेवलप हुई। कर लोगे? बहुत इजी पड़ा है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो खनिज पदार्थ व कार्बनिक पदार्थों के अपघटन या विच्छेदन या अपक्षय से प्रोफाइल के रूप में विकसित हुई है। सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी विच इज डेवलप्ड एज ए प्रोफाइल ड्यू टू द वेदरिंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। राइट? इसका पहला पॉइंट इतना बड़ा ही है कि पहला क्या आया? फॉर्मेशन ड्यू टू वेदरिंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर। एक नंबर का पॉइंट है, एज ए प्रोफाइल, पूरी प्रोफाइल बन जाएगी उससे। सेकंड ये कि ये अर्थ को केवल ऊपर ऊपर से ढकती है। मैंने भी कहा था, आपने इतना गड्ढा खोद दिया तो फिर आप मृदा में नहीं है, अधो मृदा में चले गए, सब सोयल में चले गए। मृदा तो ऊपर वाली है, इसका मतलब पूरी धरती को ऊपर ऊपर से ढकती है रे तेरी सॉइल। इट कवर्स द अर्थ बाय ए थिन लेयर या इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर, पतली। और अगर इस मिट्टी में हवा और पानी मिल गया तो भैया ये अपने ऊपर पौधों को खड़ा कर लेगी, जिंदा कर लेगी, उनको मैकेनिकल सपोर्ट दे देगी। समझ में आई? इसके तो तीन ही, उसके तो 4 पॉइंट थे, 3 ही इसके तो। क्या 3 है? देखो 4 कर लो। चलो, नेचुरल बॉडी है, प्रोफाइल के रूप में डेवलप हुई है बाय द वेदरिंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स एंड रॉक, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। राइट? और तीसरा, एक पूरी अर्थ को ना एक पतली लेयर के रूप में कवर करती है। चौथा, अगर सही हवा और पानी मिल गई किसी पौधे को उसके ऊपर तो ये उसको खड़ा कर लेगी अपने ऊपर। मिट्टी खड़ाई तो करती है अपने ऊपर, मैकेनिकल सपोर्ट दे देगी और आजीविका या जीविका मतलब न्यूट्रिशन, वाटर सब दे देगी, जीवित रख लेगी अपने ऊपर। तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो खनिज पदार्थों एवं कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन एवं अपक्षय से एक प्रोफाइल के रूप में विकसित हुई है और यह पृथ्वी को पतले आवरण के रूप में ढकती है। जल और वायु उपलब्ध होने पर यह पौधों को यांत्रिक आधार व जीविका प्रदान करती है। Soil is a natural body which is developed as a profile by the decomposition and weathering of organic matter and mineral. It covers the earth as a thin layer. It provides mechanical support and living या livelihood to plants when water and air is available. बोलो, आया? क्लियर हुआ? किसको याद हो गया? सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी विच इज डेवलप्ड एज ए प्रोफाइल बाय द डिकम्पोजिशन एंड वेदरिंग ऑफ मिनरल्स एंड रॉक, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर. इट कवर्स द अर्थ एज ए थिन लेयर. इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड लिविंग टू द प्लांट्स व्हेन वाटर एंड एयर इज अवेलेबल. हिंदी बोले तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो खनिज पदार्थ एवं कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन एवं अपक्षय से मृदा प्रोफाइल के रूप में विकसित हुई है. यह पृथ्वी को पतले आवरण के रूप में ढकती है. जल और वायु उपलब्ध होने पर यह पौधों को यांत्रिक आधार व जीविका प्रदान करती है. कर लोगे? ये दोनों डेफिनेशन होगी. अब लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सब आती है आपको भाई जी. इसको अगर ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है, नहीं देती, पानी और हवा मिल गई तो ये पौधा अपने ऊपर खड़ा कर लेती है. ये पौधों के लिए एक मीडियम है. ये उसके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचुरल बॉडी है. ये पहला देखो, पहला कैरेक्टरिस्टिक, वैसे तो नंबर से आगे 2-3 दे रखे. पहला देखो, नंबर नॉर्मली दे रखा है कि सॉइल नेचुरल बॉडी है. नेचुरल तो है. कोई बना सकता है कि बैठ के अकड़ बकड़ बम्बे वो सॉइल बन गई पूरी? नहीं बनेगी, नहीं बनेगी. नेचुरली बनती है. तो एक तो नेचुरल बॉडी है. प्लांट ग्रोथ के लिए क्या है? नेचुरल मीडियम है. प्लांट ग्रोथ के लिए क्या है?
नेचुरल मीडियम है, आर्टिफिशियली आप इसको नहीं बना सकते। आप साबुन बना सकते, आप पेस्ट बना सकते हैं, आप केमिकली कोई रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट यू कांट सिंथेसाइज द सॉइल। आप मिट्टी नहीं बना सकते, ब्लड नहीं बना सकते, है ना, ये बात है। तो सॉइल नेचुरल बॉडी है, प्लांट के लिए नेचुरल मीडियम है, और आप आर्टिफिशियल इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये दो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है। होराइजन में बढ़ती है, एक तो ये, हाँ भाई, एक तो इस दो है इसके, देखो, बीर मारा रे सेंसरों में बढ़ती होवे सॉइल, किसमें बढ़ती होवे, बड़ी सेंसर, होराइजन। एक तो पहला होराइजन में बटी, ये होराइजन बनते क्यों है, कहां है होराइजन बने वो मोहन, कहां है ऊपर वाला ऑर्गेनिक या ओ है, कहां है ए बी, ऐसे क्यों बने पता आपको? क्योंकि जब रॉक्स टूटती है ना, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स या वेदरिंग होता है, चट्टानें टूटती है, तो हवा या पानी के साथ आके वो जमा होता है। कौन जमा होता है? मेटेरियल। मेटेरियल पूरा आ गया, सेडिमेंट कहते हैं उसको टेक्निकली, हिंदी में अवसाद कहते हैं। तो सेडिमेंट जब आके जमा होता है तो एक साथ तो आता नहीं, बरसात हुई जमा हो गया, फिर बरसात रुकी, फिर नहीं हुआ, फिर, तो एक तो कारण ये है। दूसरा कारण क्या है कि ऊपर क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर मिलता रहता है, पत्तियां गिरती रहती है, कचरा गिरता रहता है, फिर उसकी लीचिंग होके वो बीम में भी चला जाता है, ऐसे होराइजन बनते हैं। होराइजन बनने में क्या क्या कारण है? कोई पदार्थ ना ट्रांसपोर्ट हुआ, यहां से वहां हुआ, वहां गया, है ना, जमा हो गया, वहां जाके इकट्ठा हो गया, इनसे होराइजन बनते हैं। काहे होराइजन बने वो मोहन? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटेरियल, सबस्टांस, सेडिमेंट। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेंसरों में बढ़ती है। क्यों सेंसर बने? जो बनाने वाले पदार्थ है वो आके उस पर जमा हुए, या वो एक जगह से दूसरी जगह गए और अकुमुलेट हो गए या स्टोर हो गए, जमा हो गए, इनकी वजह से होराइजन बन गए। काहे बने होराइजन? पदार्थ आते हैं, स्थानांतरित होते हैं, जमा होते हैं, होराइजन बनते हैं। मिट्टी तो होराइजन में बढ़ती है, होराइजन पदार्थों के आने से, एक जगह से दूसरी जगह जाने से, एक्युमुलेट होने से बनते हैं, जमा होने से। क्या पहला कैरेक्टरिस्टिक याद हुआ क्या? Soil is divided into horizons, and horizon is formed due to transportation, है ना, या one place to another place जाना, and accumulation of the substances और material, तो तभी तो बनेंगे। दूसरी विशेषता क्या बता रहा है कि जैसा होगा, जैसे होंगे माता पिता, जैसा होगा जलवायु, वैसे होगी मॉर्फोलॉजी, वैसे होंगे बायोलॉजिकल कैरेक्टर, वैसे होंगे केमिकल कैरेक्टर। एक मिट्टी कैसी होगी? डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स। हु इज पेरेंट्स ऑफ सॉइल? रॉक्स। जैसे माता पिता वैसे ही बच्चे बच्ची, ठीक है। तो जैसे पेरेंट मटेरियल वैसे ही तो सॉइल बनेगी, और जैसे क्लाइमेट, जैसा मिला माहौल, वैसे ही बच्चे बनते हैं। माहौल का फर्क नहीं पड़ता, घर में कैसा माहौल है उससे ही, तो माहौल यहाँ क्या है? क्लाइमेट। तो मिट्टी कैसी बनेगी? माता पिता को पूछ के आओ वो कैसे है, फिर वहां का माहौल कैसा है, उस पर डिपेंड करती है। समझ आएगा? कैसी होगी मिट्टी रे, पेरेंट मटेरियल बताएंगे। कैसी होगी मिट्टी रे, ये क्लाइमेट बताएगी। तो मॉर्फोलॉजी कैसी होगी इनकी, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, या इनमें डिफरेंस आएंगे, किसकी वजह से आएंगे? पेरेंट मटेरियल और क्लाइमेट। समझ में आ गया? इंग्लिश बोलो देखिए इसकी। सॉइल इज मॉर्फोलॉजिकली, बायोलॉजिकली एंड केमिकली डिफरेंशिएटेड या डिफरेंट ड्यू टू पेरेंट मटेरियल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। पेरेंट मटेरियल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से ही मॉर्फोलॉजिकली, केमिकली या बायोलॉजिकली सॉइल अलग अलग होती है। दो ही प्रॉपर्टी है, होराइजन में बढ़ती है,
अलग अलग होती, होराइजन में बढ़ती है, अलग अलग होती है। होराइजन क्यों अलग, बटी क्यों? कोई पदार्थ आए, जमा हो गए, इनकी वजह से। फिर ये अलग अलग क्यों होती है? मॉर्फोलॉजिकली, केमिकली या बायोलॉजिकली? क्योंकि जस्या बस्या, जस्या मारांड बाबल्या बस्या ही छोड़ सा। जैसे पेरेंट मटेरियल वैसी सॉइल, एज द पेरेंट मटेरियल एज द रॉक, एज द क्लाइमेट, नहीं एज द पेरेंट मटेरियल एज द सॉइल, एज द पेरेंट मटेरियल एज द सॉइल, एज द क्लाइमेट एज द सॉइल। जैसी चट्टान वैसी नहीं। मॉर्फोलॉजी कैसी होगी? मारांड बाबल्या या क्लाइमेट बताएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी आएगी? माता पिता या जलवायु बताएगी, क्लाइमेट बताएगी। और बायोलॉजिकली इसके बाद लेते हैं मिट्टी काम क्या करती है। फंक्शंस ऑफ द सॉइल, मृदा के कार्य। ऊपर एनवायरमेंट, नीचे अर्थ क्रस्ट, बीच में तेरी सॉइल। ऊपर एनवायरमेंट, नीचे अर्थ क्रस्ट, बीच में तेरी सॉइल। इंटरफेस है, इंटरफेस। और ऊपर एनवायरमेंट नहीं है और अर्थ क्रस्ट के ऊपर की सॉइल बोल रहा है 15 सेंटीमीटर, नीचे अर्थ क्रस्ट है। इसका मतलब अर्थ क्रस्ट और एनवायरमेंट इन दोनों को जोड़ती है। इन दोनों के बीच में कोई चीज आओ जाओ इसको पूछ के आएगी, इंटरफेस है दोनों के बीच में। जो क्या लिखा हुआ? अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट बहुत मोटा होता है, 16 मील मोटा भी हो सकता हो। जैसे आप धरती में अगर रॉकेट लेके अंदर घुसे नहीं हो, गड़ड़ गड़ड़ गड़ड़, तो 10 मील 16 मील की अर्थ क्रस्ट आएगी, इतनी बड़ी। लेकिन सोइल इतनी बड़ी नहीं है, सोइल तो 15 सेंटीमीटर की है। सोइल तो एक ढंका सा कोई आदमी और उसने मुक्का मार दिया, वो साउथ का मूवी का हीरो, और उसने मुक्का मार दिया और गड्ढा थोड़ा इतना बढ़ गया हो, तो सोइल तो पार हो गई 1 मिनट में। सोइल पार हो गई, अर्थ क्रस्ट नहीं हुई। अर्थ क्रस्ट साउथ के हीरो से भी नहीं पार होगी, वो तो मीलों में होती है। तो क्या ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर और एनवायरमेंट के नीचे नहीं है क्या? सोइल किसके बीच में? ऊपर एनवायरमेंट यानी वायुमंडल और नीचे अर्थ क्रस्ट, इन दोनों की इंटरफेस नहीं है क्या? अगर एनवायरमेंट में कोई भी चीज एनर्जी है, सूर्य से एनवायरमेंट से आ रही है, तो सोइल के पास फिर अर्थ क्रस्ट के पास जाएगी, नहीं जाएगी? पानी है, बरसात हुई, एनवायरमेंट से कोई चीज बरसात आई, पहले किसके पास? सॉइल, फिर अर्थ क्रस्ट। इसका मतलब अर्थ क्रस्ट और एनवायरमेंट के बीच का कौन है? इंटरफेस है, अंतर बीच की सतह दोनों की है ना। ऐसे है, पानी आओ चाहे एनर्जी आओ, चाहे हवा आओ, गैस आओ, न्यूट्रिएंट आओ, सभी एनवायरमेंट टू सॉइल, सॉइल टू अर्थ क्रस्ट, या फिर वापस अर्थ क्रस्ट टू सॉइल, सॉइल टू एनवायरमेंट। जाते हैं कि नहीं जाते? तो बीर मारा रे सॉइल होवे इंटरफेस, अर्थ क्रस्ट और एनवायरमेंट के बीच, अर्थ क्रस्ट और एनवायरमेंट के नान्या बीरा रे नेचुरल मीन से जावे या रिसाइकलिंग हुआ। किसके बीच में रिसाइकलिंग हुआ? एनवायरमेंट, अर्थ क्रस्ट, सॉइल, इनके बीच में साइकिल चलता रहता है। जैसे पानी है, चलो पानी समुद्र में से उठा, इवापोरेट हुआ, ऊपर चला गया, बरसात हुई, सॉइल पे गिर गया, सॉइल से अर्थ क्रस्ट, फिर वापस सूखी मिट्टी, अर्थ क्रस्ट, फिर वापस उड़ गया, फिर वापस आ गया। ये रिसाइकलिंग कहलाता है, आना जाना रिसाइकलिंग। तो सॉइल क्या बताओ? देखिए, अर्थ क्रस्ट और एनवायरमेंट के बीच की एक इंटरफेस है जो किसका रिसाइकलिंग करती है? एनर्जी का करती है, वाटर का करती है, और ये तो गैस का करती है, न्यूट्रिएंट्स का करती है। तो क्या पहला फंक्शन याद हुआ? सॉइल इज इंटरफेस बिटवीन एनवायरमेंट एंड अर्थ क्रस्ट. It plays an important role of recycling, important role in recycling of energy, water, gas, nutrients, है ना, like natural means. इस तरह के जो नेचुरल मीन्स उनसे वो करती है. दूसरा क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट देती है. पौधा कहाँ खड़ा है? सॉइल. पौधा कहाँ खड़ा है? तो मैकेनिकल सपोर्ट देती है. ये तो न्यूट्रिएंट्स देती है. पौधे को न्यूट्रिएंट कौन देगी? ये तो ऑक्सीजन देती है. पौधे को खड़ा रहने के लिए सब कुछ देती है, उगने के लिए सब कुछ देती है, डेवलपमेंट के लिए. सूर्य की एनर्जी भी यही लेती है. बीज के उगने का, सीड जर्मिनेशन का सबसे मोस्ट फैक्टर होता है सॉइल टेम्परेचर. तो टेम्परेचर यही दे रही है. कौन दे रही?
कहां से लाती है टेम्परेचर? एनवायरमेंट से। कहां से लाती है? सन रेज, सूर्य की किरणों से। लेकिन देती तो यही है। तो बेर मारा रे सूर्य की हीट भी देवे पौधों को ग्रोथ कराती है। याद हुआ किसको दोनों काम? पहला दोबारा बताओ। इंटरफेस बिटवीन एनवायरमेंट एंड अर्थ क्रस्ट। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ एनर्जी, वाटर, गैसेज, न्यूट्रिएंट। वो याद? सेकेंड वन, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन फॉर प्लांट ग्रोथ। फॉर प्लांट इट आल्सो स्टोर heat of the sun, heat of the sun which makes available to the plants for its growth। याद हुआ क्या भाई साहब? ये यांत्रिक आधार तो आ गया क्या? खड़ा रखना, जड़ों को जाने देना, गिरने नहीं देना, है ना? पानी भी यही देती है, मिट्टी देती है पौधों को। अरे आप देते हो, आप सब जगह देख के आते हो क्या? मिट्टी में रहता नमी तो मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से आता है सबको। जड़ों को ऑक्सीजन भी यही देती है। जड़ों को ऑक्सीजन काहे में चाहिए? रेस्पायरेशन, यही देती है। सूर्य की हीट को खुद रख लेती है, बाद में देती रहती है। और तीसरा, इसी पे हम फसलें उगाते हैं, घर भी तो बनाते हैं, इसी पे हम बिल्डिंग बनाते हैं, इसी पे हम सड़क बनाते हैं, वेस्ट मटेरियल फिकवाते हैं। सॉइल पे तो होता सारा काम। ऐसे कैसे आनी चाहिए? राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द सॉइल। मृदा के कार्य लिखिए। यह वायुमंडल व अर्थ क्रस्ट के बीच की इंटरफेस है। ये कई चीजों की रिसाइकलिंग करती है, वाटर, एनर्जी, एयर, न्यूट्रिएंट। फिर दूसरा क्या? ये है प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक आधार, वाटर, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन के लिए रूट्स को ऑक्सीजन भी देती है। यह हीट भी, सॉइल टेम्परेचर भी यही अवेलेबल कराती है, जिससे ग्रोथ होती है प्लांट्स की। तीसरा, इसके ऊपर वाले पे हम खेती वाली फसलें उगाते हैं। इसके ऊपर ही हमारे ना जीव, एनिमल, इनके हैबिटेट बने हुए। आपके मकान बने हुए तो चूहे का बिल भी इसी में बना हुआ है, वो भी तो हैबिटेट ही है। केचुआ भी उसी में रह रहा है, कुत्ता भी वही रहता है, दूर बना के उसके अंदर ही, जानो दूर। ऐसे इसके अलावा बिल्डिंग बनाते हैं, इन पे सड़कें बनाते हैं। सड़कें कहाँ बनाते हैं? हवा में बनाते हैं थोड़े ऊपर, या सोइल के ऊपर ही बनाते हैं। हालांकि सड़क बनने के बाद वो सोइल नहीं है, सोइल नहीं हो, उसके नीचे सोइल नहीं कहलाएगी वो। सोइल वही है जहां प्लांट्स उगते हैं। सोइल वो है जो फर्टिलिटी रखती है। सोइल वो है जिसमें मैकेनिकल सपोर्ट, न्यूट्रिएंट्स होते हैं पौधों के लिए, उसको सोइल बोला जाता है। लेकिन बनाए तब तो सोइल ही थी वो। अभी जेसीबी से सड़क डालना चालू ही नहीं किया, माल नहीं, मटेरियल आया तब तो सोइल ही हो। आप पौधा उगा लो या सड़क बना लो। सड़क बनाओगे तो सोइल नहीं रहेगी, पौधा उगाओगे तो सोइल रहेगी, है ना बेटा? सड़कें वेस्ट मटेरियल को इसी में मिलाते हैं। तो क्या मैं मान लूं भाई फंक्शन याद हो गया वो? किसको? तीनों के तीनों ऐसे कैसे आ गए? पहला बोलियो, इंटरफेस बिटवीन एनवायरमेंट एंड अर्थ क्रस्ट एंड रिसाइकलिंग फॉर लॉट ऑफ मटेरियल्स। सेकंड वन, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द प्लांट्स, आल्सो सोइल टेम्परेचर which provide a proper mean for the plant growth. And third one, habitat for animal and plants, habitat, roads, buildings, है ना? ये सारे हम लोग इसी बनाते हैं। वेस्ट मटेरियल इसी में डाल देते हैं। कचरा कहाँ डाल रहे हो आप? घर का कचरा कहाँ डाल रहे हो? सॉइल में डाल रहे हो। नहीं? अब आओ स्टडी ऑफ सॉइल। दो साइंस में पढ़ा जाता है इसको, पेडोलॉजी, प्योर सॉइल पढ़ते हैं। अगर आप सॉइल को प्योरली पढ़े, प्लांट से उसका रिश्ता क्या है ये नहीं पढ़े, तब तो पेडोलॉजी है। पेड मीन्स होता है क्या है? ग्रुप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। मिट्टी के छोटे छोटे कण मिलके, बारीक बारीक कण मिलके जो ग्रुप बनाते हैं वो ही पेड़ कहलाता है। और पेड़ का स्टडी पेडोलॉजी। मिट्टी का जन्म कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, देखो जन्म कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो कहां कहां कितनी कितनी है, केवल और केवल मिट्टी का पढ़िया। मिट्टी का ही जन्म पढ़ेंगे, मिट्टी का ही फॉर्मेशन पढ़ेंगे, मिट्टी का ही फैलाव, डिस्ट्रीब्यूशन जानते हो ना कि कहां कौन सी मिट्टी है, कैसी मिट्टी है इंडिया में या वर्ल्ड में, वो फैलाव है।
ऐसे अगर नेचुरली उसको पिंड मान के पढ़ेंगे, नेचुरल बॉडी मान के पढ़ेंगे, तब तो पेडोलॉजी है। पेडोलॉजी में सॉइल को प्योर नहीं पढ़ा जाता है, उसका किसी के साथ रिश्ता नहीं पढ़ा जाता। नहीं, उसमें क्या माना जाता है सॉइल को? बताओ। देखिए, एक नेचुरल बॉडी मान के, प्राकृतिक पिंड मान के पढ़ते हैं, उसका जन्म, उसका निर्माण, उसका वितरण। 3 शब्द याद करना, जन्म, निर्माण, वितरण। जन्म, बर्थ, फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। बर्थ, फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पेडोलॉजी में पढ़ते हैं। पेडोलॉजी में पढ़ते हैं। इडेपो में पढ़ेंगे तो सॉइल ही, लेकिन प्लांट के रिश्ते के साथ, इन रिलेशन टू प्लांट। स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू प्लांट। पौधों का मिट्टी के साथ क्या रिश्ता है, ऐसे अगर आप मिट्टी को पढ़ रहे हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसे पढ़ रहे हैं, नहीं रिश्ता नहीं कहलाता, वो स्टडी कहलाती है। मिट्टी और पौधों के बीच के रिश्ते को पढ़ रहे हो आप, या उसके हिसाब से मिट्टी को पढ़ रहे हो, वो पेडोलॉजी। देखो, सॉइल का स्टडी किसके हिसाब से कर रहे हैं? हायर प्लांट कम्युनिटी के हिसाब से। स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू हायर प्लांट कम्युनिटी। हायर प्लांट जानते हो क्या? लोअर प्लांट बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। इनको छोड़ के बाकी जितने में गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार, नीम, आम, अमरूद, ये सब ये हायर प्लांट्स है। तो आपको एल्गी के साथ स्टडी पढ़ना है या गेहूं के साथ पढ़ना है? इसलिए बोला जाता है। तो स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू हायर प्लांट कम्युनिटी, पेडोलॉजी। उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से मृदा का अध्ययन। समझ में आया क्या? अब हम ये साबित करेंगे कि सॉइल, सारी बातें समझ में आनी चाहिए भाई साहब, एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड क्लियर होना चाहिए। सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी, आपको ये साबित करना है। एक चैलेंज दिया गया है कि आप पिछले 10 मिनट 20 मिनट से ये कह रहे सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। तो ऐसे क्या एविडेंस है आपके पास, क्या सबूत है जिससे आप ये बताने में कामयाब हो जाओ कि सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी? अब बताता हूं मैं क्या क्या सबूत है मेरे पास। एक तो ना ये नेचुरल है क्योंकि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, स्वतंत्र अस्तित्व है। सॉइल का अस्तित्व नहीं है, आप उसको छू नहीं सकते। अगर आप किसी चीज को छू सकते तो वो है। अगर किसी केमिकल को आप प्लांट में से बाहर निकाल के दिखा देते हो, इसका मतलब उस प्लांट में वो है। जैसे फ्लोरिजन हाइपोथेटिकल हार्मोन है। फ्लोरिजन एक काल्पनिक हार्मोन है क्योंकि आज तक उसको प्लांट से निकाला नहीं गया। तो जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, तो है ही उसका। तो पहला तो पॉइंट ये है कि इसका नेचुरल या है ना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इससे क्या साबित हुआ कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, नेचुरल बॉडी चीज है, इसका मतलब ये है ना। इसके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, वो कैरेक्टर जो होते हैं ना वो स्पेशल होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कैरेक्टर नहीं होते, कैरेक्टर नहीं होते। सोइल की स्ट्रक्चर ये होती है, सोइल का कलर ये होता है, सोइल 3 डायमेंशनल होती है, ये कैरेक्टर तो है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इसके जो गुण है, प्रॉपर्टीज है, वो स्पेशल और अलग है, डिफरेंट है ना। तीसरा, ये जीवित पिंड भी है। सॉइल इज ए लिविंग बॉडी। अभी बताना तो नेचुरल है, तो नेचुरल में भी लिविंग, नेचुरली तो लिविंग है तो भी नेचुरल है। अब लिविंग क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि हमारी तरह लिविंग की तरह इसका जन्म हुआ है। आपका, मेरा, गाय का, भैंस का, कुत्ते का, बिल्ली का, ऊंट का, आम का, अमरूद का, सभी का तो बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है। या ऊपर से गिरा कोई एक आधा आप में से? कोई गिरा है ऊपर से? ये खजूर पे अटक गया, ऐसे नहीं हुआ? सबका जन्म हुआ ना। तो मिट्टी का भी जन्म हुआ है चट्टान से। हम लिविंग है, फिर तो मिट्टी भी लिविंग है। क्यों? क्योंकि इसका जीवित पदार्थों की तरह ही देखो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, जन्म हुआ है, विकास हुआ है। हमारा भी जन्म हुआ है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। इसका जन्म, इसकी मम्मी कौन है? मिट्टी की मम्मी, रॉक्स, चट्टान, है ना। इनका जन्म किससे हुआ है? पेरेंट मटेरियल या चट्टानों से। फिर इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर एक दिन ये पूरी प्रोफाइल के रूप में डेवलप, जिसके सारे होराइजन बढ़ गए ना, वो वेल डेवलप्ड सोइल है। किसे एक पूर्ण विकसित मृदा कहोगे?
जिसका प्रोफाइल का डेवलपमेंट हो गया, जिसके प्रोफाइल का, तो एक दिन इसकी प्रोफाइल क्या होगी बेटा, पूरी डेवलप हो जाएगी। तो आप कैसे साबित कर सकते हैं कि ये लिविंग बॉडी है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह, जीवित जीवों की तरह इसका जन्म होता है, डेवलपमेंट भी होता है, विकास भी होता है। जन्म इसका रोग से होता है और धीरे धीरे ये डेवलप होके प्रोफाइल के रूप में पूरी ग्रो कर जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आ गई बात? फिर तीसरा कह रहा है डायनेमिक भी है, इट्स ए डायनेमिक बॉडी। डायनेमिक क्यों है? क्योंकि इसमें डायनेमिक चीजें रहती है, छोटे छोटे जीव रहते हैं जो हिलते रहते हैं, गतिशील होते हैं। डायनेमिक बोले तो गतिशील, तो छोटे छोटे जीव रहते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं, है ना, अर्थवर्म्स रहते हैं, और वो क्या है, गतिशील है। तो ये भी कह सकते हैं कि ये डायनेमिक बॉडी है। अब मैं एक बार फिर से इस पूरे पैराग्राफ को रिपीट कर रहा हूं। सॉइल नेचुरल बॉडी क्यों है? सॉइल क्योंकि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। यू कैन टच इट, यू कैन फील इट, यू कैन स्टैंडिंग ऑन इट, है ना। और इसके जो प्रॉपर्टीज है वो अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, स्पेशल होते हैं। फिर ये कह रहा है कि लिविंग बॉडी भी है क्योंकि इसका जन्म भी हुआ है, डेवलपमेंट भी हुआ है। जन्म भी हुआ है, पेरेंट मेटेरियल या रोग से इसका जन्म हुआ है, धीरे धीरे प्रोफाइल के रूप में इसका डेवलपमेंट हुआ है। फिर आप कह रहे हो कि ये तो डायनेमिक बॉडी भी है क्योंकि इसके अंदर तो कौन रहते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और अलग अलग काम करते रहते हैं, अलग अलग काम को अफेक्ट करते रहते हैं, कामों को। फिर और कह रहा है कि नेचुरल बॉडी है क्योंकि ये गहरी होती है। आप किस चीज को खोद के देख रहे हो तो कुछ ना कुछ तो है ही, बॉडी तो है ही वो, तो इसकी डेप्थ होती है, इसलिए ये नेचुरल बॉडी है। गहराई होती है भाई साहब, मिट्टी की इसका सरफेस एरिया होता है, माप सकते हो सोइल को, सरफेस एरिया होता है। ये सारी बातें क्या साबित कर रही है कि ये नेचुरल बॉडी होती है, चीज होती है कोई ना कोई नेचुरल, सरफेस एरिया होता है। ये डिस्ट्रक्टिव और सिंथेटिक प्रक्रमों से बनती है, विनाशकारी और संश्लेषित प्रक्रियाओं से मिट्टी का निर्माण होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हे राजन, विनाश किसका हुआ? रॉक्स। विनाश किसका हुआ? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस में डिस्ट्रक्शन किसका हुआ? तो सिंथेसिस किसका हुआ? बनी कौन? सॉइल का। तो देखो मिट्टी क्या है? विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव भी है, सिंथेटिक प्रोसेस से बनने वाला नेचुरल बॉडी है, नेचुरल मटेरियल है ना। और ये चलता रहता है बेटा, सारी जो प्रॉपर्टी है ना, विनाश, संश्लेषण। विनाश बोले तो डिस्ट्रक्शन, खत्म होना चीज का, कोई टूटेगी कोई मरेगी। और संश्लेषण बोले तो बनना, चेंज होते रहना। इनकी पूर्ति भी करती है मिट्टी। मिट्टी क्या करती है? विनाश को भी दिखा रही है, बनने को भी दिखा रही है, बदलने को भी दिखा रही है। बदलने को नहीं दिखा रही, कहां तो मोटी मोटी रोक्स थी, कहां छोटी सी बारीक सोइल बन गई। इन सब बातों को मिला के हम ये कह सकते हैं कि सोइल कार्बनिक व खनिज पदार्थों का एक प्राकृतिक पिंड है। आप चाहो तो मैं ऊपर से लेकर नीचे तक बिना रुके धारा प्रवाह बोल के याद करवा सकता हूं। सोइल एक नेचुरल बॉडी है क्योंकि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, इसकी जो गुण है वो विशिष्ट और अलग होते हैं, विशिष्ट और लिविंग बॉडी है क्योंकि जन्म भी होता है, प्रोफाइल के रूप में डेवलपमेंट भी होता है। डायनेमिक बॉडी है क्योंकि इसमें जीव और ऑर्गेनिज्म रहते हैं। फिर नेचुरल बॉडी है क्योंकि इसकी डेप्थ होती है। नेचुरल बॉडी है इसका क्योंकि इसका सरफेस एरिया या सतही क्षेत्रफल होता है। नेचुरल बॉडी है क्योंकि इसमें डिस्ट्रक्शन और सिंथेसिस एंड चेंजेज होते हैं। डिस्ट्रक्शन रॉक्स का होता है, सिंथेसिस सॉइल का होता है। क्यों भाई? इन सब बातों को देख के हम ये कहते हैं कि सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी क्योंकि डिस्ट्रक्शन भी हुआ, सिंथेसिस भी हुआ, चेंज भी हुआ। ठीक है, ऐसा कर दोगे? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है कि हाउ कैन यू से दैट सॉइल एज ए मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। आप कैसे कह सकते हैं कि मिट्टी एक पौधों के लिए एक प्राकृतिक माध्यम देती है ना भाई साहब? ये NPK, CMGS सब देती है, वाटर देती है ना भाई साहब? ये जड़ों को जाने के लिए जगह देती है ना भाई साहब? नहीं देती? जड़ों को ऑक्सीजन नहीं देती है? देती है। अब हम लोग देखो, सॉइल एज ए मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले, मतलब ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले 3 मोटे फैक्टर होते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, एडेपिक वर्ड इज रिलेटेड विद सॉइल। ऐसा कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है कि एडेपिक शब्द का संबंध है मृदा से। ओ एडेपिक सॉइल, सॉइल, ओह
एडेफिक सॉइल। क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार, मर्दीय कारक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडेफिक फैक्टर्स। ठीक है बेटा, अब इनको नहीं पढ़ना हमें। कोई बताएगा इनको क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि हम इकोलॉजी नहीं पढ़ रहे कि हम क्लाइमेटिक फैक्टर पढ़े। इनका तो केवल नाम भाई क्लाइमेटिक फैक्टर भी होते हैं। इकोलॉजी में क्लाइमेटिक फैक्टर आते हैं, सॉइल, लाइट, फायर, सब आते हैं, नहीं आते? पूरी इकोलॉजी तो है ही फैक्टर्स ही है, पूरी इकोलॉजिकल फैक्टर्स। हम बायोटिक फैक्टर्स भी नहीं पढ़ रहे। काहे नहीं पढ़ रहे बायोटिक फैक्टर? बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग द इकोलॉजी एंड अदर बायोलॉजिकल साइंस, वी आर स्टडिंग सॉइल साइंस। ओनली एडेफिक फैक्टर इज गोइंग टू बी स्टडी। कौन से पढ़ने जा रहे हैं हम? केवल एडेफिक। लेकिन फैक्टर 3 है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, प्लांट ग्रोथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ। पौधे की वृद्धि को प्रभावित करने वाले 3 कारक लिखिए। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एडेफिक, जलवायु, जीव, मृदा। राइट, हम केवल ये पढ़ेंगे, केवल मृदीय वर्ग पढ़ेंगे बेटा। एडेफिक पढ़ेंगे क्योंकि हम सोइल साइंस पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी नहीं। राइट, एडेफिक फैक्टर में हम सब पढ़ेंगे, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड सारी दूसरी प्रोसेस ही पढ़ेंगे। कॉमन बात है कि एडेफिक फैक्टर में क्या पढ़ते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज और मिट्टी में होने वाले सारे प्रोसेसेस, सारे प्रक्रम पढ़ते हैं जो पौधे को न्यूट्रिएंट्स, पौधे को वाटर अवेलेबल कराने की क्षमता को अफेक्ट करते। अब देखो क्या क्या देती है मिट्टी, क्या देती है? सारा रे न्यूट्रिएंट दो मिट्टी ही देवे, नाइट्रोजन तो मिट्टी और हवा दोनों से, CHO तो मिलते हवा पानी से, देखो नाइट्रोजन मिट्टी से भी मिलता है, एयर से भी मिलता है। N2 कहां से मिलता है? फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम एटमोस्फियर। नाइट्रोजन नहीं मिलती एटमोस्फियर से, जिसको आप नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अच्छा, चाय रखी गई, कोई धर्मात्मा हो कोई रखी जाए। नाइट्रोजन कहां से आती है? आयर, आयर, नाइट्रोजन मिट्टी से, आयर, 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 नाइट्रोजन वायुमंडल से, आयर। ये तो हवा और मिट्टी से आती है। एक CHO, ये हवा और पानी से। कहां से आता है? फ्रॉम एयर, फ्रॉम वाटर, फ्रॉम एयर एंड वाटर। बाकी जितने न्यूट्रिएंट है ना बेटा, सॉइल से आते हैं। बाकी सारे न्यूट्रिएंट